यस, नमस्कार माय फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे राइज ऑफ मराठा और डिक्लाइन ऑफ मराठा। कैसे इतने बड़े मराठा एम्पायर आगे चलकर कैसे डिक्लाइन हो जाते हैं। तो मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि शिवाजी कैसे उनके जन्म 1627 में होता है और 80 तक शासन करते हैं। शिवाजी कैसे शासन कर पाते हैं और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे संभाजी 1680 से 89 के बीच में इनका शासनकाल था। फिर राजा राम 1689 से 700 तक था। उसके बाद शिवाजी टू 1700 से लेकर 1707 तक, जो कि उनकी जो माता जी थी ताराबाई के साथ इनका शासनकाल था। फिर आगे चलकर साहू जी आते हैं, 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासनकाल होता है। और बाजीराव विश्वनाथ के कारण ये गद्दी पर पहुंचते हैं, गद्दी हासिल करते हैं। और साहू के बाद जो पेशवा आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मराठा की बात करें तो ये इनकी जो साम्राज्य था, राज्य था, उनमें पर्शियन, मराठी और संस्कृत लैंग्वेज का प्रचलन था। ये रिलीजियस टॉलरेंस पर विश्वास करते थे, सारे धर्म को एक समान सम्मान करते थे। और यहाँ पे जो भारत में महाराष्ट्र में खासकर जो नीचे कोल्हापुर था, यहाँ पे साहू के राजा बनने के बाद, छत्रपति बनने के बाद ताराबाई और शिवाजी को कोल्हापुर के एक पैलेस में रख दिया गया। वहीं पे ये लोग अपना जीवन बसर करें। और सतारा में छत्रपति स्वयं वहाँ पे शासन किए और वहीं पे अपने महल में रहें। और पुणे से पेशवा वहाँ पूरे मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। वैसे ये साहू को रिलीज किए थे बहादुर शाह वन, लेटर मुगल वाले। वो उनके बाद बालाजी विश्वनाथ के तहत साहू वर्सेस ताराबाई शिवाजी हुआ था, बैटल ऑफ खेर, जिसमें शिवाजी जीत गए थे। ये लोग हम देख चुके हैं मिडाइवल हिस्ट्री में ही। और आगे चल के देखें कि छत्रपति साहू के अंडर अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल था, जिसमें पेशवा ग्रांड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, जैसे कि आज हम लोग पीएम को देख सकते हैं। पंडित राव जो कि स्पिरिचुअल हेड होते थे। और सेनापति सर ए नौबत होते थे। और वकनवीश इंटेलिजेंस होते थे, जैसे कि इंटेलिजेंस बोर्ड होता है वैसे। और दाबीर होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी। और न्यायाधीश होते हैं जैसे कि जज होते हैं। और भी हम लोग जो 3 बचा है उनको, 3 नहीं 2 बचा है, जिसको मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे। अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो शिवाजी जो रैयतवाड़ी सिस्टम में विश्वास करते थे और इजारादारी या फिर जागीरदारी सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे। ये एक डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, जिसमें सीधे डायरेक्ट पीजेंट या फिर एग्रीकल्चरल जो भी इंसान थे वो डायरेक्ट रैयतवाड़ी को पैसा देते थे, जिससे पीजेंट को सपोर्ट मिलता था, एग्रीकल्चर फ्लरिश होता था। और ज़मीन को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए इन्होंने जो मेडाइवल हिस्ट्री के एक नाम आता है, जिनका नाम है, हम बता रहे हैं, थोड़ा देर रुकिएगा। मेडाइवल हिस्ट्री में जो अहमदनगर के शासक थे मलिक अंबर, उनको वो जो 1600 के आसपास का इनका शासनकाल था अहमदनगर में, वो काठी सिस्टम, रॉड से या काठ से या लाठ से ये मेजरमेंट सिस्टम चलाते थे। उन्हीं को शिवाजी ने अडॉप्ट किया और सारे ज़मीन को नपवाया और अलग अलग भागों में बांटे सारे खेत को। पैडी फील्ड अलग होते थे, गार्डन फील्ड अलग होता है, हिली ट्रैक अलग किए इन्होंने। और 25% चौथ जो कि दूसरे के भूमि से लेते थे। और खुद के ज़मीन से 10% सरदेश मुखी टैक्स कलेक्शन होता था। अभय पत्र जो कि युद्ध के वार के बाद सारे पीजेंट्स को दिया जाता था कि कैसे वो रेंट फ्री टेन्योर में आएँ और धीरे धीरे हम उनसे टैक्स वसूलें बाद में। वैसे इनिशियली उनसे टैक्स नहीं लिया जाए, इसी को कहते हैं अभय पत्र। तो अगर हम कहें कि मराठा के डिक्लाइन में, तो यहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी की बहुत ही लैक था। यहाँ पे नहीं अच्छी सुविधा थी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ही अलग अलग फील्ड नहीं था, केवल एग्रीकल्चर ही था और टैक्स वसूलना ही था। लैंड रेवेन्यू केवल बस इनकम का सोर्स था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जैसे कि मान के चलिए पूरा एक साम्राज्य है, इसमें अलग अलग प्रांत होते हैं जिसको प्रोविंस भी कहते हैं। सर सूबेदार सबसे ऊपर होते हैं, उसके नीचे सूबेदार या
मलमुकदार होते हैं। और उनसे छोटा जो प्रोविंस था, जो जिला की तरह होते हैं, उसको तरफ कहते हैं, और तरफ को चलाने वाले को तरफदार कहा जाता है। परगना जो कि सब डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम अभी देखते हैं, जिसमें देश पांडे अकाउंट रिकॉर्ड्स संभालते हैं और देशमुख लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। और उनसे छोटा यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का विलेज, जिसको मौजा भी कहते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इन्फेंट्री जो कि फुट सोल्जर थे, पैदल जो सैनिक थे, कैवलरी हॉर्स सोल्जर होते हैं जो घोड़ा पे सवार सोल्जर होते हैं, नेवी भी होती थी पानी, जल और नदी और समुद्र के लिए। और सोल्जर को जो पैसा पेमेंट किया जाता था वो पेड सैलरी होती है कैश में। और ऑफिसर्स को सरंजम या मोकाशा नाम के ज़मीन कहा जाता था, भूमि का टुकड़ा होता था जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट करने का उसको अधिकार दिया जाता था। और अगर हम इम्पोर्टेंट पेशवा इन मेडावल इंडिया की बात की जाए तो पहला पेशवा हम लोग देखते हैं सोनपत दलबीर, जो कि 1640 से 52 तक ये अपना पेशवाशिप चलाते हैं। फिर आते हैं सेकंड पेशवा मोरपंत ट्रियम्बक पिंगले, जो कि 1657 से लेकर 83 तक अपना शासनकाल चलते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पेशवाशिप की बात की जाए तो रामचंद्र पंत अमात्या, इनको राजा राम जो कि छत्रपति थे 1689 से लेकर 1700 तक, ये छत्रपति उस समय के रामचंद्र पंत अमात्य को हुकूमत पंथ ग्रांट किए थे पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए। ये वैसे पावर होता था कि जैसे कि राजा छत्रपति राजा राम के ना रहते हुए भी वे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जो कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलता है कि हुकूमत पंथ ग्रांट ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऐसे पावर अटॉर्नी जैसे पावर किसी अमात्य को दिया जाए। इनकी जो वाइफ थी ताराबाई और उनकी बेटा और इनकी बेटे शिवाजी 2 को हम लोग आगे चलकर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आता है कि 1798 में ताराबाई राजा राम को कही कि हमको पेशवा बनना है, तो जो रामचंद्र पंत अमात्य बिना झिझके हुए अपने पेशवाशिप को त्याग कर ताराबाई को दे देते हैं। इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मराठा पॉलिसी को दर्शाने वाला अदोन्या पत्र एक बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगर हम आगे पेशवाशिप की बात की जाए, आगे जो मॉडर्न पेशवा इनकी थी उनमें सबसे बड़ी नाम आता है बाजीराव विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, और तीसरे जो बहुत महत्वपूर्ण बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा थे। 1713 से लेकर 1720 तक इनका शासनकाल था। सेना करते इनको कहा जाता था। 1719 में इन्होंने सैयद ब्रदर को सपोर्ट किया और फर्रुखशर के खिलाफ युद्ध भी लड़े, और इनके बदले सैयद ब्रदर ने इनको ग्रांट किए दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने के लिए, जिसमें दक्कन, मैसूर, कर्नाटिक एरिया भी आते हैं, जिससे मराठा और मुगल का संबंध अच्छा देखने को मिला। और 1720 से लेकर 1740 तक शासन करने वाले पेशवा का नाम है बाजीराव, जिसको वॉरियर या फिर थोराले भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान पदशाही पर विश्वास करते हैं, जिसका साम्राज्य कटक से लेकर अटक तक होना इनका फिलॉसफी था। इन्होंने 40 बड़े बड़े बैटल लड़े, छोटे बड़े सब मिलाकर। इन्होंने निजाम से भी युद्ध लड़े, 1722 में पुर्तगीज से भी युद्ध लड़े, जिनसे सालसेट और बशीन छीन लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अपना कैपिटल सतारा से पूना लेकर गए। 1737 में दिल्ली को कैप्चर किए और मालवा, गुजरात को भी अपने अधीन लाए। राजपूताना को सेग्रेगेट किए, राजपूताना को भी अपने अंडर ले लिए, और मराठा कॉन्फेडरेसी के तहत अलग अलग एरिया के टैक्स कलेक्शन करने के लिए अलग अलग पार्ट बनाए, और इन सब का मेन कंट्रोल पेशवा के पास ही रहने दिए, इन सब थ्योरी को मराठा कॉन्फेडरेसी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इंदौर के होलकर को इंदौर वाले एरिया को दे दिया गया उनकी सेमी ऑटोनॉमी रखने के लिए। फिर ग्वालियर को सिंधिया, नागपुर भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, और यहाँ पूना के आसपास पेशवा खुद ही रखें। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट पेशवा की बात की जाए, बालाजी बाजीराव जो
1750 में संगोला एग्रीमेंट के द्वारा छत्रपति नाम के पोजीशन को हटा दिया गया और उनके जो बेटे थे डिसेंडेड जो भी सन होंगे आगे चलकर, वो पैलेस में ही रहेंगे मेयर बनकर। उनका कोई भी पावर छत्रपति जैसे नहीं रहेगा और इसमें सबसे सुप्रीम पेशवा ही रहेंगे। इन्होंने बंगाल के अलीवर्दी खान पे अटैक किया और कुछ पार्ट अपने अंडर ले लिए। फिर 1752 में मुग़ल के साथ ट्रीटी किए और ऊपर जो पंजाब हरियाणा के पास जो नॉर्दर्न एरिया था उनमें चौथ लेने की भी ग्रांट मुग़लों से लिया और आगरा और अजमेर में फुल रेवेन्यू कलेक्शन की भी इस ट्रीटी में बात शामिल थी। और 1758 में निज़ामुद्दौला को मार दिया गया इनके द्वारा और अटक तक जाने की बात को सगारा गया और अटक तक इनकी सेना गई और आखिरकार इनको मात देने के लिए 1761 में बैटल ऑफ पानीपत में अब्दाली आए और इनको ढेर कर दिए। बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा पानीपत की बात की जाए तो इसमें जो बालाजी बाजीराव की तरफ से इनके बेटे विश्वास राव और नेफ्यू सदाशिव राव और इनके जो चचेरे भाई थे माधव राव, ये भी शामिल थे। पानीपत तीसरे युद्ध की बात की जाए तो यहाँ देखिए दिल्ली है और ऊपर जस्ट पानीपत है और यहाँ पे अब्दाली इधर नजीबुद्दौला और अवध को और मुग़ल के कुछ पार्ट को लेते हुए सपोर्ट को युद्ध में आगे आते हैं। 1760 के आसपास यहाँ पे मराठा के आर्मी फॉलोअर्स और तीर्थयात्री ये लोग आए थे युद्ध को लड़ने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है तीर्थयात्री और फॉलोअर्स को नहीं लाने की, क्योंकि तीर्थयात्री ऊपर जाने के लिए जो तीर्थस्थल था इसलिए मराठा अपने साथ ही लेकर गए थे। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है और इन कारणों से वो मराठा हार जाते हैं। 1760 में हालांकि ये लोग डोमिनेट करते थे, इन लोग ऊपर जाकर के ब्लॉक कर दिए अब्दाली का रास्ता को, लेकिन कुछ महीनों में अब्दाली ने यहाँ पे मराठा के ही रास्ता को ब्लॉक किए और 14 जनवरी 1761 को मराठा के सारे सोल्जर्स को ढेर कर दिए और बहुत सारे यहाँ पे खून खराबा देखने को मिलता है। और जो इनके मेन रीज़न है कि माधव राव को सपोज किया गया था कि ये बीच में आकर हमला करेंगे अब्दाली के ऊपर, जो कि हमला नहीं करके वो अपने घर चले जाते हैं, जिन कारणों से मराठा एम्पायर ध्वस्त हो जाता है और आगे छत्रपति के रूप में छोटे छोटे शासक स्वीकारे जाते हैं, जैसे कि 1761 से लेकर 72 तक माधवराव सेकेंड आते हैं, फिर रघुनाथ राव आते हैं, उससे पहले नारायण राव थे, फिर सवाई माधवराव और लास्ट में जाकर 1888 तक जो इंग्लिश से जो वार होता है एंग्लो मराठा वार, जिसमें बाजीराव 2 हार जाते हैं। इन सब को आगे के हम क्लासेस में देखेंगे।